आपको लाइक हर एग्जाम का जो वर्बल का सेक्शन होता है उसमें आरसी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू लिस्ट। आईएफटी ऑफ कोर्स अब कैट के थ्रू ही अपना एडमिशन करता है, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि आरसी हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट important factor, the major factor for all exams in terms of the verbal section. So look at the एब्सोल्यूट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैट का डेटा चेक करते हो तो आउट ऑफ द 24 क्वेश्चंस इन द वर्बल सेक्शन, 16 क्वेश्चंस कम फ्रॉम आरसी। लुक एट द ग्लेयरिंग नंबर, 24 में से आपके 16 क्वेश्चंस आरसी के आते हैं। यू हैव 4 पैसेजेस ईच विथ 4 क्वेश्चंस। सो पिछले 2-3 साल से इस पैटर्न में थैंकफुली कोई चेंज नहीं आया है। कैट हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट विद दिस। 4 पैसेजेस ही आ रहे हैं एंड हर पैसेज में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। सो यू हैव 4 पैसेजेस विथ 4 क्वेश्चंस ईच, दैट मेक्स इट 16 क्वेश्चंस। बाकी यू कैन हैव अ लुक एट जैट का डेटा, 14 क्वेश्चंस ऑफ आरसी। एनमैट का डेटा, स्नैप, बिकॉज पेपर पैटर्न में काफी चेंज आया है। नाउ इट इज जस्ट 1 आवर का टोटल एग्जाम और वर्बल के सिर्फ 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत स्पीड ओरिएंटेड पेपर हो गया है। उतने स्पीड ओरिएंटेड में आरसी करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो दे हैव एलिमिनेटेड आरसी एज अ क्वेश्चन टाइप। तो स्नैप जो सिम्बाइसिस का एग्जाम है उसमें आपके पास आरसी अब नहीं आता है, पहले आता था। बट बिकॉज अब पेपर लेंथ बहुत कम कर दिया है, ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, सो वोकैबलरी, ग्रामर, पैराजम्बल्स, ये वाले क्वेश्चन स्नैप में आते हैं, आरसी अब नहीं आता है। बट जैट जो आपका जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है वहां पे आरसी बहुत क्रूशियल है। एनमैट में आरसी बहुत आता है। इसके अलावा जो एग्जाम्स यहाँ पे लिस्ट नहीं किए हैं, जैसे अब सी मैट का एग्जाम है, महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम है, अगर आप में से कोई टिस देने का प्लान कर रहा है, माईकैट देने का प्लान कर रहा है, तो इन सारे एग्जाम्स में भी आरसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। So now coming to the next part of it, that why is RC so important? What are the skills that are tested through reading comprehension? क्या इतना वैल्यू है आरसी का, एंड ऐसा क्यों है कि इतने सारे एग्जाम्स आरसी पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं? व्हाई इज आरसी अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एप्टीट्यूड एग्जाम दैट यू आर प्लानिंग टू गिव? सो अगर आप में से कोई जीमैट देने का प्लान करता है, बाद में यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर योर एमबीए, जीआरई का एग्जाम होता है, बहुत सारे और भी जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं फॉर अदर कोर्सेज ऑल्सो, तो आरसी तो सब में आता है। सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? तो उसका रीजन क्या है, देखो। एक तो कैट नोस की वंस यू एंटर द बी स्कूल, वंस यू गो फॉर योर एमबीए, आपको एवरी डे बहुत सारा केस स्टडीज को रीड करना पड़ेगा, जो आपका करिकुलम होगा बी स्कूल का, कॉलेज का।
वहां पे बहुत सारा रीडिंग इंटेंसिव आपका कोर्स रहता है। तो एवरी डे यू हैव टू रीड अ लॉट, एवरी डे यू विल फाइंड दैट हमें बहुत सारा मटेरियल, केस स्टडीज, मे बी 300, 400, 500 पेजेस अ डे आपको रीड करना होगा। तो अगर पेपर रीडिंग ओरिएंटेड नहीं होगा ना, तो जिस स्टूडेंट का रीडिंग बेस अच्छा नहीं है वो बी स्कूल में जाके बहुत परप्लेक्स्ड हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। सो इस वजह से कैट ने 2015 ऑनवर्ड्स अपने पेपर में एक ट्वीक किया, वोकैब एंड ग्रामर का डायरेक्ट वेटेज कम कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। 2015 तक 25 to 30% पेपर में ग्रामर भी आता था, एंड वोकैब के भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते थे, वोकैब के एनालॉजी क्वेश्चंस आते थे। 2015 के बाद से ये सब आपका आना बंद हो गया। एक बहुत ओवरहॉल हुआ पैटर्न में, बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ पेपर पैटर्न में, और उसके बाद से पैटर्न फिर स्टेबल हो गया है। वोकैब एंड ग्रामर के कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कैट में नहीं आते हैं। आई एम श्योर वी आर अवेयर ऑफ दिस ऑलरेडी। सो डायरेक्टली नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स वोकैब का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, पैसेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड अ गुड लेवल ऑफ वोकैबुलरी, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है दैट कैट को थोड़ा सा फोकस ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे करना है, रीडिंग के ऊपर करना है। तो अभी जो प्रेजेंट पेपर पैटर्न है उसमें अगर किसी का रीडिंग बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप वर्बल सेक्शन का कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे। द पेपर इज ओनली सच कि अगर आपका रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो आप वर्बल का कट ऑफ क्रैक ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज 16 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आरसी के आते हैं, और जो बाकी 8 क्वेश्चंस हैं उसमें भी ग्रामर नहीं आती है। पैरा समरी क्वेश्चंस, पैरा जंबल क्वेश्चंस, लॉजिकल कंटिन्यूएशन क्वेश्चन, ऑड वन आउट क्वेश्चन, वो सब भी रीडिंग ओरिएंटेड ही रहते हैं। तो पेपर ओवरऑल बहुत ज्यादा रीडिंग इंटेंसिव है। प्लस देखो, आरसी के थ्रू मैं किसी का टाइम मैनेजमेंट, सस्टेन कंसंट्रेशन, एनालिटिकल स्किल्स, समराइजिंग स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स चेक कर सकती हूँ। आपको 40 मिनट्स में 4 आरसी सॉल्व करने हैं, प्लस बाकी वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आप कितना अच्छे से अपना टाइम प्लान करते हो, ये वहां पे टेस्ट हो जाता है। सेकेंडली, एफिशिएंसी आपकी कितनी अच्छी है, आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। आपने फर्स्ट पैसेज को शुरू किया, अब अगर आपका रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा नहीं है तो आप एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। एक पैसेज को करोगे, फिर सेकंड को करोगे, थर्ड को करोगे, तो आपका एफिशिएंसी ड्रॉप होने लग जाएगा। तो जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया होगा बहुत सारा, मॉक्स दिए होंगे बहुत सारे, अपने प्रिपरेशन में बहुत सारा रीडिंग किया होगा, वही पूरे पेपर को हैंडल कर पाएगा। वो उसका जो एक एफिशिएंसी है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो मैं एक आरसी के थ्रू उसके इतने सारे स्किल्स को चेक कर पा रही हूँ, उसका स्टेमिना है कि नहीं है, वो टाइम मैनेज कैसे कर रहा है, उसका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, उसके समराइजिंग स्किल्स कैसे हैं। मैंने उसको एक पैरा दिया, 4-5 पैरा, एक पैसेज दिया जिसमें 4 to 5 पैराग्राफ्स हैं, और उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो अब उसको इतने बड़े पैसेज को 2-3 लाइन में मुझे समराइज करके मेन आइडिया बताना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो उसकी समराइजिंग स्किल्स का भी टेस्ट हो रहा है। और कैट के ऑलमोस्ट हर पैसेज में ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सारे कैट के आरसीज में मिलेगा। तो इससे मैं किसी के समराइजिंग स्किल्स को भी इफेक्टिवली टेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पैसेज का लेंथ तो काफी बड़ा होता है। तो उतने बड़े पैसेज को 2-3 लाइन में मेन आइडिया चूज करके बताना, तो आप किसी के समराइजिंग स्किल्स को भी टेस्ट कर सकते हो। सो कैट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ये सारे स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई आरसी इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल आर एप्टीट्यूड एग्जाम्स।
नाउ दिस इज समथिंग जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है वैसे, दैट क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हमारा स्पीड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्टैमिना हो गया, ये सारे मेजर चैलेंजेस हैं आरसी को हैंडल करने के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है ये भी बहुत क्रूशियल है, डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स। कैट कोई आपको करिकुलम प्रिस्क्राइब करके नहीं देता है। मतलब आप जब कैट का फॉर्म फिल करोगे तो कैट की तरफ से कोई ऐसा सिलेबस या करिकुलम नहीं आता कि वर्बल में यही आएगा या आरसी में इतने पैसेज आएंगे, इस टॉपिक के पैसेज आएंगे, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब होके नहीं आता है। हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो पास्ट ईयर्स के पैटर्न के हिसाब से करते हैं। बट कैट कभी नहीं बताएगा आपको कि आरसी कौन से सब्जेक्ट के आएंगे। कुछ भी आ सकता है। चार पैसेज चार अलग टॉपिक के हो सकते हैं। मे बी कोई पॉलिटिक्स का हो, कोई हिस्ट्री का हो, कोई करंट अफेयर्स से हो, कोई फिलोसफी का हो। कभी कभी ऐसा भी होता है चार में से तीन पैसेज फिलोसफी के भी आए हैं। तो ये मत सोचना कि कोई बहुत बैलेंस्ड, मतलब ऐसा कोई फिक्स वो है आपके कॉलेज के एग्जाम जैसा कि भाई अगर चार पैसेज आ रहे हैं तो वो चार अलग टॉपिक के ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देर हैव बीन केसेस जहां पे चार में से तीन पैसेज इकोनॉमिक्स के आ गए हैं या फिलोसफी के आ गए हैं। तो आपको किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, बिकॉज द पैसेजेस कैन कम फ्रॉम लिटरली एनी टॉपिक। It can be arts and humanities, it can be philosophy, social sciences, current affairs, technology, biological sciences. So किसी भी टॉपिक से पैसेज आ सकते हैं। एंड कैट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप के पास हर टॉपिक का बहुत इंटेंसिव या डीप नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। बट फेमिलियरिटी विल ऑलवेज हेल्प। मतलब अगर आपने उस तरह के आरसीज या आर्टिकल्स पहले पढ़े होंगे तो आपके पास एक बेटर कंफर्ट लेवल होगा टू हैंडल सच अ पैसेज। अब अगर जिसने फिलोसफी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो उसको फिलोसफी बहुत बोरिंग लग सकती है, बहुत हैवी लग सकती है। ऐसे ही जिसने इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स कभी नहीं पढ़े हैं तो उसको इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं, जार्गन होता है, वो बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। तो अगर आपने उस तरह के पैसेजेस या आर्टिकल्स भी रीड किए होंगे पहले तो आपको एग्जाम के डे पे वो चीज इतना डिस्कम्फर्ट नहीं देगी। जो हमारा मेन डी डे रहेगा, जो एग्जाम डे रहेगा कैट का, तो हमें उस दिन उतना मुश्किल नहीं लगेगा कि हमने कभी ऐसा आर्टिकल रीड ही नहीं करा। अब अगर कोई इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है तो उसमें इन्फ्लेशन वर्ड हो सकता है या डिफ्लेशन वर्ड हो सकता है, जीडीपी वर्ड है, जीएनपी वर्ड है, जीएसटी वर्ड है। तो अम, जिस स्टूडेंट ने कभी ऐसे आर्टिकल नहीं पढ़े हैं तो उसको वो टर्म्स ही बहुत चैलेंजिंग लगेंगे। एंड अगर पढ़ने में ही डिस्कम्फर्ट आएगा तो क्वेश्चंस करने में भी डिस्कम्फर्ट आएगा। राइट? तो इसलिए मतलब कोई टॉपिक को बहुत लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है या फिलोसफी पढ़ना पसंद है। बट हमें कोई टॉपिक से बहुत डिसलाइक नहीं करना है कि ये टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही नहीं या इसके आर्टिकल्स तो हम रीड ही नहीं करेंगे। ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। Try that you practice from a diversity of sources. आप डिफरेंट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करो। अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर को रीड करो। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू है या द इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका एक अलग बेंट ऑफ माइंड होता है उनके एडिटर का। एडिटोरियल पेज का आर्टिकल एडिटर लिखता है, राइट? तो वो एक पर्सन ही है। तो आप अगर अलग अलग सोर्स से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके इस ऑथर का टोन ऐसा है, इसका मेन आइडिया कुछ ऐसा है, इसका ओपिनियन कुछ ऐसा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा हो सकता है, ट्रिब्यून में ऐसा हो सकता है। मिंट भी अच्छा पेपर है, द मिंट करके जो आता है। ट्रिब्यून भी है। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा ऑप्शन है, द हिंदू भी है। ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो इनके ब्लॉग्स को। ऑनलाइन रीडिंग तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है बिकॉज पेपर ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन ही होते हैं अब। तो आप जितना ऑनलाइन रीड करोगे उतना हेल्प ही होगा। जनरली सबको हार्ड कॉपी से रीड करना इजी लगता है। स्पेशली अगर थोड़ा लॉन्ग पैसेज है तो आपको हार्ड कॉपी कन्वीनियंट लगेगा। बट यू नो दैट एग्जाम तो ऑनलाइन होने वाला है। तो जितना आप ऑनलाइन रीड करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।
नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ द कैटेगरी ऑफ पैसेजेस, डिवाइड कर रहे हैं पैसेजेस को कि कितने टाइप के पैसेजेस होते हैं, उसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हाउ डू वी डिवाइड देम। सो बिफोर वी बिगिन विद दैट डिस्कशन, अब देखो, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि जब मैं एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, तो ये आपकी रेगुलर जो आपने स्कूल लेवल पे चीजें देखी हैं, जो आपने इंग्लिश वहां प्रैक्टिस करी है, उससे डिफरेंट है। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी भी रही है स्कूल में, या बहुत उतना आपको कंफर्ट लेवल नहीं भी लगा है, इट वाज नॉट योर फेवरेट सब्जेक्ट, या आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे हम एक नए बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक नए मतलब हमारा जो टाइप है इस सेक्शन का वो डिफरेंट है। थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है कि जो बहुत रीड करते आ रहा है, आप स्कूल टाइम से नॉवेल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। बट ऐसा नहीं सोचना है कि जो नहीं करता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, या आप कोई डिसएडवांटेज पे हो, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो एप्टीट्यूड चाहता है जिस तरह का वर्बल, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी हैव डन इन स्कूल। वहां पे हम ग्रामर में टर्म्स का डेफिनेशन पढ़ते थे, देन वहां पे लेटर राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग एंड वो सब चीजें होती थी। पैसेजेस भी आते थे, अनसीन पैसेजेस हम लोगों ने किए हैं। बट वो बहुत डिफरेंट लेवल था, डिफरेंट अप्रोच था। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर पैसेज पे चले गए, क्वेश्चन पढ़ा कि क्या पूछ रहा है ऑथर, उसका पैसेज को स्कैन कर लिया और आंसर ढूंढ के मार्क कर दिया। तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते थे, डेटा ओरिएंटेड होते थे। वो चीज कैट में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ जिस तरह के पैसेज आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट जो आपका स्कूल का अप्रोच रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई बहुत डिसएडवांटेज भी नहीं है, इवन इफ यू आर नॉट रियली गुड विद वर्बल और इंग्लिश इन स्कूल। ये बिल्कुल एक अलग लाइक पैटर्न है, एक अलग अप्रोच रहेगा इसका। एंड दैट इज वाई हम ये पैसेजेस को क्लासिफाई कर रहे हैं इन लाइक अ सेट ऑफ 4 कैटेगरीज। देर इज डेटा ड्रिवन पैसेजेस, descriptive passages, analytical passages, and the last category is called as abstract passages. क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा अप्रोच चेंज होगा, सबको सॉल्व करने का अप्रोच सेम नहीं रहेगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा पैसेज कौन से कैटेगरी का है, प्लस हमारे कौन से एग्जाम में किस टाइप का पैसेज आता है। ऑब्वियसली वंस वी हैव द लेक्चर फॉर अप्रोचेस टू पैसेजेस तो हम उसका और भी बात करेंगे। बट फॉर द ओरिएंटेशन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से पैसेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड कौन से एग्जाम में कैसा एक्सपेक्टेड ज्यादा है। नाउ प्लीज हैव अ वेरी केयरफुल लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार पहले सब लोग ये सारे पॉइंट्स पढ़ के देखो। फॉर एग्जाम्पल डेटा ड्रिवन के क्या फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज कैसा होता है, एनालिटिकल के क्या पॉसिबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ के देखो, एंड देन मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कौन सा पैसेज कैसा है, प्लस ये कौन से एग्जाम में ज्यादा आता है, दैट ऑल्सो वील टॉक अबाउट। सो प्लीज रीड इट वंस केयरफुली, एंड देन वील डिस्कस दिस इन डिटेल।
All right. So, before we start understanding this categorization of types of passages and how do we deal with them, देखो जैसे मैं एप्टीट्यूड की अगर बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एनी वर्ड फॉर दैट मैटर, मतलब एक होता है कि हम सेंटेंस से वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करें। सो आपके पास पैसेज का कोई लाइन है, उसमें कोई नया वर्ड आपको लग रहा है, बट यू हैव अ सेंटेंस गिवन और यू हैव अ पैराग्राफ गिवन। आप उस लाइन को पढ़ के या उसके आसपास की दो लाइंस को और पढ़ के उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हो। दैट इज व्हाट कैट एक्चुअली वांट्स, कि आप कॉम्प्रिहेंशन से, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो कैप को अंडरस्टैंड करो। वो कैप का इंपॉर्टेंस तो आज भी है कैट में, लेकिन इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग थ्रू कॉम्प्रिहेंशन। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल कि मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ। आई एम flabbergasted that India lost the match against Bangladesh. Let me just repeat the sentence. I am flabbergasted that India lost the cricket match against Bangladesh. Now, chat forum सबके लिए ओपन है, so प्लीज शेयर योर आंसर्स कि आपके हिसाब से इस सेंटेंस में flabbergasted का मीनिंग क्या होना चाहिए। So I think one answer has already been shared. Surprised. Okay, Dipen. More answers, please. Surprised. Okay. Shocked. हाँ, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट मुझे दिख रहा है। मान्या ने शॉक्ड लिखा है, दिव्यांशी ने भी शॉक्ड लिखा है, रिमझिम ने सैड लिखा है, हर्षित ने सैड लिखा है, वैभव ने एंग्री लिखा है। ओके। अब सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड का टोन तो बिल्कुल अलग अलग होता है ना। दोनों में इमोशन तो हम सेम कन्वे कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा वो हो गया, बट सरप्राइज्ड इज स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट? उसका टोन पॉजिटिव है। लाइक somebody gave me a surprise on my birthday, so I am obviously happy about it, right? शॉक कब होंगी? जब मैं बिल्कुल मतलब आई डेंट वांट कि ऐसा हो जाए और वो हो गया अनएक्सपेक्टेडली। तो मेरे सेंटेंस पे फोकस करो। वर्ड तो फ्लैबरगैस्टेड है, बट फोकस जो है वो लॉस के ऊपर है कि भाई इंडिया बांग्लादेश से हार गई, इसलिए मैं फ्लैबरगैस्टेड। अब ये आपका कॉम्प्रिहेंशन आपको समझाएगा कि भाई ऑथर लॉस की बात कर रहा है। अगर ऑथर बांग्लादेश का क्रिकेट फैन होता तो वो इंडिया के लॉस के बारे में क्यों सोचता? वो तो बहुत खुश होता ना कि बांग्लादेश मैच जीत गई है। तो फोकस कहाँ होता पैराग्राफ का या सेंटेंस का? विनिंग के ऊपर होता। बट यहाँ पे मैं इंडिया के लॉस के ऊपर एम्फेसाइज कर रही हूँ। इसका मतलब सरप्राइज्ड से बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है फ्लैबरगैस्टेड की वहां पे, वो शॉक एंड डिसमे की है। डिसमे इज लाइक सैडनेस, रिजेक्टेड फील करना, होपलेस फील करना, डिजेक्टेड फील करना, एंड मेनली शॉक्ड फील करना। अब यही फ्लैबरगैस्टेड को एक डिफरेंट टोन पे भी यूज किया जा सकता है। अगर मैंने कहा होता आई एम फ्लैबरगैस्टेड दैट बांग्लादेश हैज वन द मैच अगेंस्ट इंडिया, इसका मतलब मेरा फोकस बांग्लादेश के विन के ऊपर है, एंड आई एम मोर अबाउट फोकसिंग ऑन द पार्ट दैट देर इज समथिंग पॉजिटिव जो हुआ है, वो टीम जीत गई है। इंडिया के लॉस पे मेरा फोकस ही नहीं है। सो आई एम समवन जो बांग्लादेश साइड ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट करता है या वहां का सिटीजन है या उनको सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो आप लोगों ने सरप्राइज्ड वर्ड बोला, दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। सो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वोकैबलरी का फोकस यही रहता है, यूजेज के ऊपर रहता है। आपको सेंटेंस चेक करना पड़ेगा, वही वर्ड का एक अलग यूज हो सकता है, कहीं पे वो नेगेटिव हो सकता है, कहीं पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एब्सोल्युटली रोट लर्निंग की जगह, रटाफिकेशन की जगह, आपका जो फोकस है वो इज मोर अबाउट सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। एंड वही कैट अब फोकस कर रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट वर्ड्स पूछना आपसे बंद कर दिया है। अभी मतलब कैट में कोई सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन नहीं आते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी नहीं आते, राइट? अब एब्सोल्यूट वोकैब कैसी होती है उसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया, लेट मी टेक अ सिंपल वर्ड, जैसे वर्ड है मान लो क्रिटिसाइज। हम सब ने ये वर्ड सुना है पहले, क्रिटिसाइज क्या होता है, वी यूज दिस वर्ड कॉमनली, राइट? किसी को हमने क्रिटिसाइज किया, स्कोल्ड किया, जैसे ना बीजेपी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस ने बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दिया। आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपके टीचर्स ने आपको क्रिटिसाइज किया। अब एब्सोल्यूट वोकैब कैसी होती है? उसमें कॉम्प्रिहेंशन का रोल इन्वॉल्व नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट का रोल इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें कैसा रहेगा, मैंने आपको एक वर्ड दिया, एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, वर्ड लिया क्रिटिसाइज। अब अगर क्लास में 20+ स्टूडेंट्स हैं, गिव मी एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन थिंक फॉर क्रिटिसाइज। जितने भी वर्ड्स आपको लगता है कि उससे सिमिलर मीनिंग रखते हैं, उसके साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं, थिंक ऑफ सच वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? हाँ, स्कोल्ड हो गया, डिपेंड, ठीक है, और बताओ। वेरी गुड अलीशा, रिब्यूक इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर क्रिटिसाइज। एंड इसके आंसर्स आप लोग सबके साथ शेयर कर सकते हो, लेट अदर्स ऑल्सो नो द वर्ड। सो रिब्यूक इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर क्रिटिसाइज, स्कोल्ड भी अच्छा वर्ड है क्रिटिसाइज के लिए। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? मोर वर्ड्स प्लीज। गूगल नहीं करना है, अपने आप सोचना है कि आपके माइंड में क्या क्या वर्ड्स आते हैं क्रिटिसाइज के लिए। वॉट अदर वर्ड्स कैन यू एसोसिएट विथ क्रिटिसाइज? जज करना, ओके, ठीक है। नॉट वेरी सिमिलर बट चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। और बताओ। डिमीन करना, ओके तनस्वी। नैतिक एडवाइस करना अलग हो जाएगा, क्रिटिसाइज नेगेटिव टोन का वर्ड है। सो एडवाइस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, है ना? एडवाइस करना इज नॉट क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज हैज ए नेगेटिव टोन टू इट। आप जब कुछ फॉल्ट निकाल रहे होते हो, कुछ किसी के बारे में, कुछ उसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसकी चीज को क्रिटिसाइज करते हो, उसके परफॉर्मेंस को, उसके वर्क को, राइट? सो स्लैम करना, ओके। ब्लेम करना, कंडेम करना, अलीशा वेरी गुड, कंडेम इज एन एक्सलेंट वर्ड फॉर क्रिटिसाइज। CONDEMN, कंडेम, वेरी गुड। ब्लेम, ओके, कशिश। पोक और नॉक समवन, ओके। डिस्पाइस, तनस्वी, डिस्पाइस DESPISE होता है, प्लस डिस्पाइस थोड़ा ज्यादा डिफरेंट हो गया। डिस्पाइस इज अबाउट हेटिंग समबडी, मतलब किसी को अगर आप बिल्कुल होट मतलब हेट करते हो, लोथ करते हो, बिल्कुल नफरत करते हो उनसे, तो हम डिस्पाइस वर्ड यूज करते हैं। सो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पुट डाउन समवन, ओके वैभव। नॉक समवन, ओके मान्या। एग्जामिन करना, ओके। डिनाउंस करना, गुड आगम, डिनाउंस कैन बी अ वर्ड फॉर क्रिटिसाइज। मतलब ये ज्यादा क्लोज है, सो इट इज अ बेटर वर्ड फॉर क्रिटिसाइज। देखो, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया या आपके टीचर्स ने किया, तो वो आपको हेट थोड़ी ना करते हैं। सो इसलिए जो लोथ हो गया, डिस्पाइस हो गया, ये वाले वर्ड्स नहीं लेंगे। डिसअप्रूवल अच्छा वर्ड है हर्षित, यस। डिनाउंस भी अच्छा वर्ड है, डिसअप्रूवल। कंडेम बहुत अच्छा वर्ड था। रिब्यूक बहुत अच्छा वर्ड था। और बताओ, एटलीस्ट 5-6 अच्छे वर्ड्स तो आ गए हैं। सो हम एक ग्रुप तो बना रहे हैं अच्छे वर्ड्स का, जिनका मीनिंग हमें अलग से बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्रिटिसाइज के साथ ही एसोसिएटेड है। सो डिसअप्रूवल, डिनाउंस, रिब्यूक, कंडेम, स्कोल्ड, ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स हैं क्रिटिसाइज के लिए। और सोचो।
अब देखो बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं, अभी आपको क्विकली याद नहीं आ रहे बिकॉज उतना आपने वो क्या आपको प्रैक्टिस नहीं किया है। बट जैसे सी से आपने कंडेम बोला, सी से सेंश्योर वर्ड भी आता है, चाइल्ड वर्ड भी आता है, रेप्रिमांड वर्ड भी होता है, कैस्टिगेट वर्ड भी होता है, ऑब्जरगेट होता है, विलिफाई होता है, ऑब्लॉकी होता है, स्लैंडर होता है, एस्पर्जन होता है, कैलमनी होता है, ओडियम होता है, विलिफाई होता है, विटुपरेट होता है, रेल होता है, चेसन होता है, और भी बहुत सारे, नील हॉल होता है। और भी बनाएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स बनते जाएंगे, मैं अभी वो सब लिस्ट नहीं कर रही हूँ। दैट आई विल लिस्ट इन अ वोकैब क्लास, वहां पे मैं आपको वर्ड्स पूरे लिख के बताऊंगी। सो आप उसमें वोकैब के टर्म्स में एप्टीट्यूड ऐसे ही होता है कि एक वर्ड दिया एंड आपके माइंड में क्विकली उसके 8-10 वर्ड्स आ जाने चाहिए। या अब क्रिटिसाइज है, अगर इसका उल्टा बोल दिया किसी ने कि अब जरा प्रेस के वर्ड्स बताओ, अभी आप किसी को डांट रहे थे, अब उसको प्रेस कर रहे हो, उल्टा कर दिया, तो अप्रिशिएट कर रहे हो, या उसको लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, एक्सटोल कर रहे हो, एग्जल्ट कर रहे हो, एड्यूलेट कर रहे हो, बहुत सारे वर्ड्स और भी बन सकते हैं। तो कितना क्विकली अगर मैंने वर्ड घुमा दिया तो आपके माइंड में क्या वर्ड्स आना शुरू हो गए। ये प्योर एब्सोल्यूट वोकैब है। जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे फ्लैबरगैस्टेड वाला, वो कंटेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होके वो कैप था। तो कैट ने फोकस अभी फर्स्ट वाले पे ज्यादा किया है। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को लर्न करना एंड ऑल, बिकॉज बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के। कैट का फोकस ज्यादा रहेगा ऑन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वो कैप। आपके पास सेंटेंस है, कैट आपसे वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछेगा, लाइन के थ्रू अगर आप वर्ड अंडरस्टैंड कर लेते हो, लाइन का मीनिंग समझ में आ जाता है, तो भी हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। राइट, दैट इज हाउ कैट हैज बीन डिफरेंट अबाउट इट। सो अब जरा वापस स्क्रीन पे चलते हैं, हम पैसेजेस के टाइप की बात कर रहे थे। लुक एट द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट टाइप। नाम से समझ में आ रहा है आपको डेटा ड्रिवन की बात कर रहा है, मतलब डेटा इज ड्राइविंग द पैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पैसेज में बहुत सारा हमें डेटा मिलने वाला है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स। जार्गन का मतलब क्या है, ऐसी वोकैबलरी, टेक्निकल वोकैबलरी जिसको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीगल फील्ड के लोग हैं, लॉयर्स हैं, तो उनका अपना जार्गन होगा। मेडिकल फील्ड के लोगों का अपना अलग जार्गन होगा। अगर आप लॉयर हो या लीगल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपने ऐसे वर्ड सुने हैं ना, एडवोकेट है, अटर्नी है, कंप्लेनेंट है, प्लेंटिफ है, जूरी है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो खाली उस प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। डॉक्टर्स का अलग होगा, बायोलॉजिस्ट का अलग होगा। सो अलग अलग फील्ड के लोगों का अपना जार्गन होगा। तो ऐसे पैसेजेस में हमें ऐसे वर्ड्स, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा मिलेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू जो आपने स्कूल में प्रैक्टिस किया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज पढ़ने में सिंपल होता है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, आप पैसेज को सिर्फ स्कैन कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ो पहले और उसका आंसर फिर फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट नेचर के होते हैं, डेटा ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्रिहेंशन का जरूरत नहीं होता है। तो एक्यूरेसी भी हाई रहता है, पैसेज में टाइम भी कम लगता है। सो स्टूडेंट्स को जनरली ऐसे पैसेजेस बहुत पसंद होते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल टू हैंडल है, एक्यूरेसी भी अच्छी बन जाती है। लेकिन कैट में जनरली ऐसे पैसेज नहीं आते हैं, बहुत रेयर ही चांस है, जस्ट मे बी अ 1% चांस कि आपको कोई ऐसा पैसेज कैट में मिल जाए। 1% से भी कम चांस बोल सकते हो। सो ऐसे पैसेजेस कहाँ पे आते हैं, स्पीड ओरिएंटेड एग्जाम्स में आते हैं, जहां पे स्पीड हमारा फोकस है। मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, टाइम कम है, पेपर का लेवल इजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे बिकॉज स्पीड ओरिएंटेड पेपर है। जैसे एनमैट का एग्जाम हो गया, सी मैट का एग्जाम हो गया, वहां पे ऐसे पैसेज आ सकते हैं। कैट में कैसा है, हमारे पास 40 मिनट्स हैं, 24 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस का नंबर कम है काफी, गिवन द नंबर ऑफ मिनट्स दैट वी हैव।
सो वो एक्यूरेसी ओरिएंटेड एग्जाम ज्यादा है। सेकेंड टाइप को चेक करो, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस की बात कर रहे हैं। इसमें काफी हद तक डेटा ड्रिवन से ये भी सिमिलर होता है। यहां भी आपको काफी डेटा मिलेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगे कंपेयर टू डेटा ड्रिवन पैसेज, उतना नहीं होगा डेटा। ज्यादा फोकस वोकैब के ऊपर होगा, ऐसे पैसेजेस का वोकैब काफी रिच होता है। मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, दे विल बी ऑन द हायर साइड ऑफ वोकैबुलरी। आइडियाज इजी होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वोकैब डिफिकल्ट हो सकता है। एंड मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आप किसी एक चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। वो कोई साइंटिफिक फिनोमेना हो सकता है, कोई प्लेस, कोई सिचुएशन, कोई थ्योरी, उसी को आप डिटेल में सारे पैरा में एक्सप्लेन कर रहे हो। जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, मान लो कि एक पैसेज है जो यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। एंड मेरे पास तीन चार अलग अलग पैराग्राफ हैं। एक में मैंने बोला कि बिग बैंग थ्योरी करके कुछ होता है जिससे कि साइंटिस्ट बोलते हैं यूनिवर्स ऐसे बना होगा। सेकेंड पैरा में मैंने बोला कि नहीं, एक दूसरा थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी करके, कुछ साइंटिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, उनका ये डेटा है एंड ऑल दैट। फिर नेक्स्ट पैरा में कुछ और एबीसी एक्स वाई जेड आ गया, ऐसे करते करते। तो ये डेटा ड्रिवन पैसेज होगा जहां पे आप बहुत सारा डेटा ऐड कर रहे हो, अलग अलग थ्योरीज की बात कर रहे हो, अलग अलग थ्योरी का अपना अपना स्टैटिस्टिक्स है, अलग अलग डेटा है, हर पैरा में अलग डेटा आ रहा है, इंडिपेंडेंट पैराग्राफ्स भी हैं। फर्स्ट किसी और की बात कर रहा है, सेकंड कोई और थ्योरी की बात कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज ऑन द अदर हैंड क्या करेगा, किसी एक थ्योरी को पिक कर लेगा, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, आपने नाम सुना होगा स्कूल में इस थ्योरी का। अब वो उसी को डिटेल में डिस्क्राइब करेगा। तो जैसे फर्स्ट पैरा उसी का इंट्रोडक्शन देगा, सेकंड पैरा उसी का एग्जाम्पल देगा, थर्ड पैरा उसी के बारे में और कुछ सपोर्ट करेगा। तो सारे पैराग्राफ्स इंटरकनेक्टेड हैं, प्लस एक ही चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया जा रहा है। दैट इज वाई इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज। डिस्क्रिप्टिव भी कैट में जनरली नहीं आता है, मे बी सम चांसेस हैं कि एक आध पैसेज आ सकता है, बट मोस्टली नहीं आता है। एनमैट में काफी आ जाता है, सीमैट में आ जाता है, जैट में नहीं आएगा, बट महाराष्ट्र सीईटी में आ सकता है। इसमें भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 20-30% इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट कैटेगरी, एनालिटिकल पैसेज हमारे पास है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कैट परस्पेक्टिव। एज द नेम सेज, एनालिटिकल, कोई चीज का एनालिसिस करना, कोई भी सब्जेक्ट का, प्रॉब्लम का, सिचुएशन का, तो आप उसको एक 360 डिग्री होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करोगे। मतलब सिर्फ लीनियर वे में नहीं होगा कि एक ही साइड के बारे में सोच रहे हैं, कॉइन के दोनों साइड्स की हम बात करेंगे। तो प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है कि कोई चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों साइड की बात करेंगे। तो हर चीज के दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को डिस्कस किया जाएगा। एंड दैट इज वाई उसने बोला है कि एक 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट सर्कल एज एन हो गया ना। सो इट विल बी अ वेरी होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ समथिंग। कोई दो सिचुएशन हो सकते हैं, दो थ्योरी हो सकते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड।
All right. So, दैट इज वाई वी कॉल इट एनालिटिकल पैसेज, राइट, कि आप कोई चीज का एनालिसिस कर रहे हो। अब यहाँ पे डेटा होगा टू सपोर्ट अ पॉइंट, बट बहुत सारा ऑथर का ओपिनियन भी होगा। अगर वो कोई चीज का पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो अपने बात को सपोर्ट करने के लिए डेटा यूज करेगा। बट ऑथर का बहुत सारा खुद का ओपिनियन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिलीव्स हो सकते हैं। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन मिल सकता है कि आफ्टर कंपेयरिंग, अगर उसने कोई फाइनल डिसीजन या जजमेंट दिया है तो वो आपको लास्ट पैरा में मिल सकता है कि कुछ कंक्लूजन भी हो सकता है। तो ऐसे पैसेज में डेटा ऑब्वियसली कम हो जाएगा कंपेयर टू द अदर टू कैटेगरीज। ऑथर का ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। बहुत कुछ समझना पड़ेगा हमें, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभी क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड हो जाएंगे, इनडायरेक्ट नेचर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, कोई लाइन से इन्फ्रेंस करवाएगा, इम्प्लाइड आइडिया, पैसेज का सोर्स क्या है, मे बी पैसेज ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है, और भी जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स आपको डायरेक्टली रिटन वे में नहीं मिलेंगे। राइट, तो इस तरह का 80% क्वेश्चंस मान के चलो कि इनडायरेक्ट टाइप के होंगे। तो आपको पहले पैसेज को रीड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जो कैट एंड जैट का सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मतलब एक बहुत क्रूशियल कैटेगरी है कैट एंड जैट के एग्जाम के लिए, जहां पे हमें पहले ही पैसेज को रीड करना पड़ता है, तभी हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। एंड क्वेश्चंस भी कैसे होंगे, ऑफ द इनडायरेक्ट नेचर, जिनको हम इन्फ्रेंस क्वेश्चंस भी कहते हैं। और इसी से एक और फिर कैटेगरी आता है जिसको एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रूस भी कहा जाता है। एब्स्ट्रूस वर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे पैसेजेस जिनको कॉम्प्रिहेंड करना आसान नहीं है, कंटेंट भी डेंस है, लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब वोकैबलरी भी कॉम्प्लेक्स है, टॉपिक मैटर भी डेंस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, ऑथर का पर्पस समझना ही मुश्किल हो जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। सो उसका क्या आइडिया है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, पर्पस क्या है टू राइट द पैसेज, वो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। मे बी आपने एक पैरा पढ़ लिया, दो पैराग्राफ पढ़ लिए, बट आप क्लैरिटी नहीं ला पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। कई बार ऐसे पैसेजेस को दो बार भी रीड करना पड़ता है टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिलोसफी के पैसेजेस, सोशो पॉलिटिकल राइटिंग्स, पैसेजेस ऑन फेमिनिज्म, थिंग्स लाइक कम्युनिज्म, फैसिज्म। अभी वर्ल्ड में इतने सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत जगह आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है। फैसिज्म है, चाइना में कम्युनिज्म है, हिटलर वॉज अगेंस्ट जूज, राइट, सो एंटी सेमिटिज्म था। तो इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं, जो बहुत फिलोसफी के भी पैसेज होते हैं, वहां पे आपको इस तरह का सब्जेक्ट मिल सकता है, इस कैटेगरी के पैसेज हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली कंटेंट भी डेंस रहेगा, लैंग्वेज भी डिफिकल्ट रहेगी, तो पढ़ना आसान नहीं होगा। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट होंगे, तो क्वेश्चन पहले पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। पैसेज को रीड करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे पैसेजेस वही हैंडल कर सकता है जिसने इस तरह का प्रैक्टिस किया होगा, जिसका बहुत अच्छा रीडिंग बेस होगा। वही पर्सन इस तरह के पैसेजेस को डील कर सकता है। ये भी कैट का एक बहुत मेजर कैटेगरी है। मतलब कैट में आप बोल सकते हो कि एनालिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, मोस्ट पैसेजेस इन्हीं दोनों कैटेगरीज में फॉल करेंगे। जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो कैट के मोस्ट पैसेजेस इसी में फॉल करेंगे। एंड जैट में तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट के और भी ज्यादा आएंगे। मतलब कंपेयर्ड विद एनालिटिकल, चांस है कि एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा हो सकता है। जैट का पेपर और भी डिफिकल्ट होता है, वेरी स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न जिसमें कोई चेंज नहीं आया है ओवर द इयर्स, एंड वेरी हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो जैट में तो एब्स्ट्रैक्ट के और भी ज्यादा चांसेस हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द कैटेगरी ऑफ द पैसेजेस, राइट। हमने चार कैटेगरी को डिस्कस किया है। आगे जाके जब अप्रोचेस को डिस्कस किया जाएगा,
तो वहां पे वापस से ये चीज आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे कैसे अप्रोच करना है, कौन से एग्जाम में किसके क्या चांसेस हैं। वहां पे आपको एब्सोल्यूट डेटा भी बताएंगे कि लास्ट ईयर के पेपर में कैट में 2 पैसेज एब्स्ट्रैक्ट के थे या 3 पैसेज एब्स्ट्रैक्ट के थे, वो सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिंस हम ओरिएंटेशन की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है दैट दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द पैसेजेस एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ ईच टाइप। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज। आपको मैंने स्क्रीन पे एक पैसेज दिया है, बहुत छोटा सा पैसेज है, जस्ट 1 पैराग्राफ इन इट। तो ज्यादा बड़ा कोई पैसेज नहीं है, जस्ट 1 पैरा ही है। करना क्या है, ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस पैसेज। रीड करने के बाद अपने नोटबुक्स में ट्राई टू राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मतलब आपके हिसाब से इस पैसेज का मेन आइडिया, ऑथर मेनली क्या बोलना चाहता है, पूरा समरी नहीं चाहिए, जस्ट द मेन आइडिया ऑफ इट, कि वो क्या कंक्लूड करना चाहता है, उसका मेन पॉइंट क्या है। अगर कोई हार्ड वर्ड लगे आपको पैसेज में, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। एंड मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रही हूँ कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द पैसेज। मतलब आपके हिसाब से ये कौन से कैटेगरी का पैसेज होना चाहिए, ये डेटा ड्रिवन है, एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर एनालिटिकल है। तो चारों में से आप इसको कौन से कैटेगरी में डालोगे, एक तो उसका आंसर करना है। प्लस अपने कॉपी में ट्राई टू जॉट डाउन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज आफ्टर यू हैव रेड द पैसेज। तो मेन आइडिया भी हम डिस्कस करेंगे, कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स लगते हैं, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो मैं आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, बिकॉज पैसेज का लेंथ ज्यादा नहीं है, एंड ऐसा कुछ हार्ड पैसेज भी नहीं है, जस्ट समथिंग वेरी सिंपल टू स्टार्ट विथ। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कैसे मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करते हो इसके। प्लस कैटेगरी के लिए मैं सबके आंसर्स सुनना चाहूंगी। कैटेगरी के आंसर्स चैट में सब लोग शेयर कर सकते हैं। सबके साथ शेयर ना करते हुए यू कैन जस्ट शेयर विथ मी, राइट, तो वो भी कर सकते हो। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग द पैसेज एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कैटेगरी आंसर्स।
All right, so I think category के कुछ answers I've received in chat. Okay, Harshit. Harshit has also shared the main idea with us. According to the passage, author wants to tell about the importance of artwork and that every heart has its different meaning and emotion. Okay, Harshit. Himanshu has shared the category as analytical. Okay, Himanshu. अनन्या ने बोला है एब्स्ट्रैक्ट. ओके. अगम ने बोला है डिस्क्रिप्टिव. ऑल राइट. एनी मोर आंसर्स फॉर कैटेगरी? आई थिंक अभी तक जो आंसर्स आए हैं वो सब डिफरेंट है. somebody is saying डिस्क्रिप्टिव, somebody is saying एब्स्ट्रैक्ट, एंड एक आंसर है एनालिटिकल का भी. डिस्क्रिप्टिव. ओके. रिमझिम, दिव्यांश डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट तनस्वी. ओके. मान्या ने बोला है डिस्क्रिप्टिव. अलीशा डिस्क्रिप्टिव. ओके. What qualities a critic must have to comprehend a work of art? अलीशा, आपका मेन आइडिया काफी हद तक सही लाइंस पे है. डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट. ओके. डिस्क्रिप्टिव, वैभव. ओके. देखो, एब्स्ट्रैक्ट तो ये पैसेज नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट पैसेज कैसा होता है ना, जहां पे दो चार लाइन पढ़ के पहले तो सब्जेक्ट मैटर ही समझ में नहीं आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है, किसकी बात कर रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है. यहाँ तो फर्स्ट लाइन से समझ में आ रहा है कि वो क्रिटिक की बात कर रहा है, और क्रिटिक को कैसे आर्ट वर्क को अंडरस्टैंड करना होता है, वर्क ऑफ आर्ट का जो स्पेशल मीनिंग है, कंटेंट है, उसको कैसे वो कॉम्प्रिहेंड करे, इसके बारे में वो बात करना शुरू कर रहा है. तो फर्स्ट लाइन से ही समझ में आ रहा है कि ऑथर किस पर्सन की बात कर रहा है, उसके प्रोफेशन में क्या कैसे चैलेंजेस हैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है. क्रिटिक कौन होता है? क्रिटिसाइज रूट से आ रहा है, लेकिन क्रिटिक का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता है सिर्फ. क्रिटिक इज समबडी जो किसी चीज का रिव्यू करता है, एनालिसिस करता है. चाहे वो मूवी का हो, कोई कुजीन का हो. एक नया विराट कोहली ने जयपुर में अपना नया रेस्टोरेंट चेन का एक आउटलेट खोला, वन एट कम्यून. अब अगर आप एक फूड क्रिटिक हो तो आपको वहां पे इनवाइट किया जाएगा. यू विजिट द प्लेस एंड यू रिव्यू द फूड, कि आपके हिसाब से कैसा वहां का एम्बियंस कैसा है, वहां का फूड क्वालिटी कैसा है, व्हाट इज द मेनू लाइक, व्हाट आर द ऑप्शंस लाइक. तो ऐसे ही आर्ट क्रिटिक होता है, मूवी क्रिटिक होता है. हम कोई मूवी देखने के पहले क्रिटिक्स का रेटिंग पढ़ के जाते हैं. तो क्रिटिक के वर्क वर्क में क्या चैलेंजेस हैं उसको पैसेज डिस्क्राइब करने का ट्राई कर रहा है. एंड उसने एक वर्ड यूज किया कि यहाँ पे एक डिलेमा है जो वो फेस करेगा या करेगी. Dilemma is like a very confusing situation, a very difficult situation, like a paradoxical situation, जहां पे दो एलिमेंट हो सकते हैं कोई भी चीज के. क्या एलिमेंट है देखो. अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने लैंग्वेज पे ध्यान दिया होता, ग्रामर को भी ऑब्जर्व किया होता, तो आपको हेल्प मिल जाता. जैसे ये देखो, उसने बोला कि क्रिटिक को क्या करना पड़ता है, किसी भी आर्ट वर्क के यूनिकनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसके लिए सब्जेक्टिव रिएक्शन देना पड़ता है. येट ऐसे वर्ड्स पे, आरसी पे बहुत ध्यान देना चाहिए. जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, येट, बट, डिस्पाइट, ऑल्दो, मतलब ये कॉइन का दूसरा साइड आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव रिएक्शन तो देना है, लेकिन अपने सब्जेक्टिव रिएक्शन से बायस्ड नहीं होना है. प्रेजुडिस का मतलब बायस्ड नहीं होना है. आपके खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स बीच में नहीं आने चाहिए. अगर मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट को रिव्यू करने जा रही हूँ और मुझे चाइनीज खाना पसंद ही नहीं है, तो मेरा खुद का लाइक एंड डिसलाइक मेरे रिव्यू के बीच में नहीं आना चाहिए. वो जो आर्ट वर्क है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी प्रेफरेंसेस बीच में नहीं आनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, उसका एक एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगा.
तो इसका मतलब सब्जेक्टिव रिएक्शन तो देना है, बट एट द सेम टाइम पार्शियल या बाइस्ड भी नहीं होना है। इसीलिए आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट को पढ़ो और उसके हिसाब से अपना एक सेंसिबिलिटी डेवलप करो, ऐसा ऑथर बोल रहा है। तो मतलब ऐसे जो पास्ट के आर्ट वर्क्स हैं उनको कैसे रिव्यू किया गया है, उस हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करो, उस नॉलेज के हिसाब से अपना आउटलुक को डेवलप करो। बट पैसेज यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, फिर से ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दो। ऑन दी अदर हैंड, अब ये हम कब लगाते हैं ऑन दी अदर हैंड? सो ऑन वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड, अब फिर से एक और साइड प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर आपने आर्ट वर्क को सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे एनालाइज किया तो वो भी इनसफिशिएंट होगा। क्रिटिक का खुद का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आर्ट वर्क को एक पर्सनल रिस्पॉन्स भी देना है। अभी तो बोला कि पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं देना है, प्रेफरेंसेस बीच में नहीं लाने हैं। अब फिर से बोला कि नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्स भी देना है। सो दिस इज द डिलेमा दैट द क्रिटिक हैज टू डील विथ। दोनों ही चीजें हैं, पर्सनल भी होना है लेकिन बायस नहीं होना है, हिस्टोरिकली भी एनालाइज करना है लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स भी ऐड करना है। तो आप उसको एक बहुत मुश्किल चैलेंज से डील करने को दे रहे हो, जहां पे दोनों तरफ का एक बहुत डिलेमा उसको फेस करना पड़ रहा है। सो उसका काम आसान बिल्कुल नहीं है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं है, डेटा ड्रिवन भी बिल्कुल नहीं है, इसमें ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं आ रहे। अब कुछ लोगों ने डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया था, कुछ लोगों ने एनालिटिकल आंसर दिया था। डिस्क्रिप्टिव में कोई चीज को डिस्क्राइब किया जाएगा, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज सोच के देखो, यहाँ पे आप मुझे कॉइन के दोनों साइड बता रहे हो। मैंने आपको ये वर्ड बताया था, येट आया था यहाँ पे, और यहाँ देखो ऑन द अदर हैंड भी आया था। तो इसका मतलब वी आर एनालाइजिंग समथिंग फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। दिस इज फ्रॉम द एनालिटिकल कैटेगरी ऑफ पैसेजेस। इसका टाइप जो है वो एनालिटिकल है, प्लीज बी केयरफुल विद दैट। एंड डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से आए हैं, मेन आइडिया क्या है, एक बार फिर से हम स्क्रीन पे भी चेक कर लेते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया है, जो डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज पूछ सकते हो। डिलेमा का मतलब क्या है? जहां पे एक डिफिकल्ट चॉइस हमें करना पड़ता है बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। प्रेजुडिस का मतलब क्या है? प्रेफरेंस होना या डिसलाइक होना अनरीजनेबली, मतलब बायसनेस होना, पार्शियलिटी होना। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के आर्ट एंड ब्यूटी की बात करना। मैंने बोला कि इस होटल के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इस रेस्टोरेंट के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तो जो भी वहां का एम्बियंस है, इन्वायरमेंट है, उसको हम एस्थेटिक बोलते हैं। एंड कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? द मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। सेंट्रल आइडिया भी एक बार फिर से चेक कर सकते हो। आपका आइडिया एग्जैक्टली इससे मैच करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं था, बट एसेंस सेम होना चाहिए। लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो सकता है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही कन्वे होनी चाहिए। आपने चैलेंज वर्ड यूज किया, डिलेमा वर्ड यूज किया, डिफिकल्टी वर्ड यूज किया, कुछ भी चल जाएगा। तो क्रिटिक की लाइफ में एक चैलेंज है, एक डिफिकल्टी है कि उसको सब्जेक्टिव रिएक्शन भी देना है लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस से बायस भी नहीं होना है। उसको आर्ट वर्क की हिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करना है, बट एट द सेम टाइम अपनी खुद की सेंसिबिलिटी भी डेवलप करनी है। सो दैट इज द काइंड ऑफ चैलेंज और डिलेमा और पैराडॉक्स, एनी वर्ड इज फाइन। सो ऐसा सिचुएशन क्रिटिक को डील करना पड़ता है, दैट इज द चैलेंज ऑफ देयर जॉब। एंड पैसेज का कैटेगरी क्या हो गया? इट कम्स फ्रॉम एनालिटिकल कैटेगरी। अगर कोई और वर्ड है जो नहीं समझ में आया हो किसी को, तो प्लीज आप चैट में पूछ सकते हो, वील डिस्कस इट इन डिटेल। जो मुझे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे वो यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। अच्छा, अब जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रॉम द एनालिटिकल कैटेगरी ऑफ पैसेज, मैं आपको एक बार सिर्फ एक डेटा ड्रिवन पैसेज का टाइप दिखाती हूँ। उसको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट द पैसेज वंस। तो इसका मेन आइडिया लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वंस
scan or go through the passage. ऑल राइट, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द कैटेगरी ऑफ द पैसेज। आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लैंड रेपो रेट की बात कर रहे हैं, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। टर्म्स लाइक न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल, सब प्राइम मॉर्गेजेस, ये सब जार्गन है, राइट? तो जो इस फील्ड से बिलोंग करता है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग दैट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, लेंडिंग रेट है, सब प्राइम मॉर्गेजेस हैं, प्रेडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, बैंकरप्सी है, फ्रीज है ऑन मॉर्गेज। तो ये जो पैसेज है, इसमें कोई किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं आ रहा, कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, ऑथर का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोर अबाउट प्रेजेंटिंग लॉट ऑफ डेटा ऑन अ टॉपिक, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। ऐसे पैसेज के क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, दे विल बी ऑफ डायरेक्ट टाइप। तो आपको ज्यादा पैसेज की अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस ही नहीं करना है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हो, डेटा स्कैन कर सकते हो, एंड यू कैन कम टू द राइट आंसर। 90% चांसेस में आपको आंसर डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ज्यादा कोई इन्फ्रेंस या कॉम्प्रिहेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ सच पैसेजेस। तो ये भी आते हैं, लेकिन हमारे जो प्राइमरी एग्जाम है, जो कैट का पेपर है या जैट का पेपर है, उसमें आपको ऐसे पैसेजेस या ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। बिकॉज ये वहां पे काम कर सकता है जहां पे मेरे पास टाइम बहुत कम हो, एंड आई हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पीड ओरिएंटेड एग्जाम्स जो होते हैं, वहां पे हमें ऐसे पैसेजेस मिल सकते हैं। बट वी डोंट एक्सपेक्ट देम इन कैट और इवन जैट का पेपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जी मैट का प्रिपरेशन भी करना चाहता है, तो जी मैट में भी ऐसे पैसेज नहीं आते। दे फोकस मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड पैसेजेस, राइट? तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा ड्रिवन पैसेज। इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल और लिया है कैटेगरी का। नाउ व्हाट डू वी मूव टू अनदर पैसेज। अभी भी हम कोई कैट लेवल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरेक्टिंग टुडे। बट समथिंग दैट हैज क्वेश्चंस जो कैट में आते हैं, जिसका क्वेश्चन का जो टाइप है, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द कैट पेपर। तो आई टेक यू टू सच अ पैसेज, अगेन नॉट वेरी लेंदी, बट क्वेश्चन टाइप काफी हद तक कैट से सिमिलर रहेगा, so that you get a good understanding of it. So I'll just close this presentation once, and we'll begin with the next passage.
Now have a look at the passage on your screen now. This passage has two paragraphs in total, first and the second para आपको दिख रहा है. एंड अगर मैं इस पैसेज के क्वेश्चंस की भी बात करूं, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चंस का भी ग्लिम्स देती हूँ. सो क्वेश्चंस कैसे हैं देखो, यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए. कैट में आपको टाइटल लिखा हुआ नहीं मिलता. इनफैक्ट टाइटल के क्वेश्चंस भी आते हैं कि टाइटल क्या होना चाहिए. टाइटल इज नथिंग बट द मेन आइडिया ओनली. बट उसको बहुत शॉर्टन कर देना है, कंसाइज वे में बताना होता है. देन एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैसेज कहाँ से एक्सर्प्ट किया गया है. तो पैसेज का सोर्स क्या हो सकता है वो आपको गेस करना है. एंड ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है. अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे पैसेज में सीधे लिखा हुआ तो नहीं मिलने वाला. ना तो सोर्स वहां पे लिखा होगा, ना टाइटल वहां पे लिखा होगा, ना ऑथर का प्रोफेशन वहां पे लिखा होगा. तो you'll have to read the passage carefully, try to understand the kind of style of writing, language. तो ऑथर इस तरह के पैसेज कैसे सोर्स से हो सकते हैं, न्यूज़पेपर से हो सकते हैं, कोई मैगजीन के हो सकते हैं, तो कैसे मैगजीन के हो सकते हैं, मेन आइडिया क्या है. उससे आपको समझ में आएगा कि भाई टाइटल क्या होना चाहिए. एंड फिर ये ऐसा आर्टिकल कौन से मैगजीन का हो सकता है. एंड अकॉर्डिंगली फिर ऑथर का प्रोफेशन क्या होना चाहिए. तो तीनों ही क्वेश्चंस इनडायरेक्ट टाइप के हैं. क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको दिखाए हैं वही समझाने के लिए. ऐसे पैसेज में, ऐसे क्वेश्चंस में पहले रीड करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे. पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ के कोई यूज नहीं होने वाला है. दैट इज जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. सो लेट्स गो बैक टू द पैसेज. लेंथ वाइज ये कैट के पैसेज से अभी काफी स्मॉलर लेंथ का ही है. दो ही पैराग्राफ हैं, एज यू कैन मेजरली सी. सो प्लीज केयरफुली रीड द पैसेज वंस एवरीवन, and then we'll begin the question discussion.
ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फॉर क्वेश्चंस। आई होप सबने पैसेज एक बार रीड तो कर लिया है। सो वील स्टार्ट विथ द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। टाइटल से शुरू करते हैं बिकॉज दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेन आइडिया। टाइटल हमारा मेन आइडिया को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके हिसाब से इस पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए? यू हैव फोर ऑप्शंस, ए बी सी एंड डी। आई वुड वांट टू नो सबके आंसर्स क्या होना चाहिए। क्विक आंसर्स। सो आई थिंक सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके। बी, बी। एनी मोर आंसर्स? ओके, सक्षम, बी ऑप्शन। I think so far, second option is what I can see being shared by most of you. Students sitting in the class and attending the lecture, आप लोग भी अपने hands raise कर सकते हो if you support B option. Patents and the current global economic scenario, that is what the second option is saying. अच्छा, if I look at the last option, patents then and now, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है देखो। देन एंड नाउ का मतलब क्या होता है? पास्ट एंड प्रेजेंट का कंपैरिजन करना। देन मतलब पास्ट हो गया, नाउ मतलब प्रेजेंट हो गया। जबकि पैसेज में ऐसा कोई पास्ट एंड प्रेजेंट का कंपैरिजन नहीं किया है। तो ऐसा कोई कंपैरेटिव एनालिसिस वहां पे नहीं हुआ है पास्ट एंड प्रेजेंट का। सो इस वजह से इट शुड नॉट बी द लास्ट ऑप्शन। डी आंसर नहीं होना चाहिए एंड सी भी आंसर नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है देखो। WIPO का बात तो हुआ है पैसेज में, आप सबने पैसेज को रीड किया है, तो WIPO का डिस्कशन तो हुआ था। बट जिसका नाम ही इतना लास्ट पार्ट में जाके आया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज, वो मेन आइडिया या टाइटल कैसे हो सकता है? तो ये मेंशन तो है बट ये पैसेज का मेन आइडिया बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट पैरा में तो इसका नाम भी नहीं आया इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो सी भी आंसर नहीं है। जो क्लोज आंसर चॉइसेस थे वो फर्स्ट एंड सेकंड ही थे। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हुए हो तो ये क्लोज ऑप्शंस ही थे। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। ए एंड बी एक्चुअली क्लोज हैं। पेटेंट्स एंड द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो। करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो का मतलब क्या है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एंड पेटेंट्स की वजह से कौन सी कंपनी लॉस में है, कौन सी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, एंड क्या रेवेन्यू लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। इस तरह के कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना, कंपनीज के नेम बताना, जो कि इस पैसेज में नहीं हुआ है। प्लस अगर आप एक बार पैसेज पे वापस चलोगे, यू कैन हैव अ लुक अगेन एट द पैसेज। दोबारा से पैसेज को चेक करो। उसने समझाया कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट के लॉज क्या होते हैं। दो अलग लॉज है हमारे पास, और यूएस जो है वो एक अलग लॉ फॉलो करता है, बाकी कंट्री अलग फॉलो करते हैं। इसकी वजह से पेटेंट की ओनरशिप में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, इनकंसिस्टेंसी आती है। और एक ही पेटेंट की दो अलग ओनर्स हो जाते हैं, एक यूएस में और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और उसकी वजह से कंपनी को डबल रॉयल्टी पे करना पड़ता है, दो ओनर्स हैं इस वजह से। और WIPO वही कोशिश कर रहा है कि एक यूनिवर्सल सिंगल लॉ फॉलो होना स्टार्ट हो जाए, पूरा वर्ल्ड सेम लॉस को फॉलो करे। तो प्रॉब्लम वही है कि पेटेंट लॉस को लेके थोड़ा सा एक डिसहार्मनी है, डिस्कॉर्ड है, एंड एक सिंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेटेंट ओनरशिप में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस अगेन, आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था, ना कि बी ऑप्शन।
फेलिंग इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन पेटेंट राइट्स। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? टू हैव अ कॉमन एग्रीमेंट। कोई चीज पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना, एक कॉमन ओपिनियन होना, उसको कंसेंसस कहा जाता है। तो वर्ल्ड में पेटेंट्स को लेके एक कॉमन लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ द पैसेज। सो ए है आंसर एंड नॉट योर सेकेंड ऑप्शन। अगर डाउट हो तो प्लीज डिस्कस कर सकते हो, अनम्यूट करके भी आप डिस्कस कर सकते हो। कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए या कंफ्यूजन है, और इफ यू हैव सम आइडिया इन माइंड, तो भी डिस्कस कर सकते हो। सो थर्ड का आंसर ए ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। पैसेज का सोर्स क्या है, कहां से एक्सर्प्ट किया गया है? बिजनेस मैगजीन, साइंस मैगजीन, लीगल मैगजीन या फिर कॉलेज मैगजीन? क्विक आंसर्स। आई थिंक इसके आंसर सब लोग शेयर कर रहे हैं। आई कैन सी मेनी आंसर्स। सी, ए, ओके, सी, ए। तनस्वी ने आई थिंक थर्ड का आंसर तो करेक्ट दिया था, बिल्कुल ओके। अब देखो, ऐसा आर्टिकल कॉलेज के मैगजीन में तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरह से इतना डिटेल में हम पेटेंट्स एंड ऑल को कॉलेज मैगजीन में डिस्कस तो नहीं करेंगे। तो डी आंसर नहीं होना चाहिए। साइंस मैगजीन इन्वेंशंस की बात करेगी, डिस्कवरीज की बात करेगी, लॉज की बात थोड़ी करेगी। तो साइंस मैगजीन भी नहीं होना चाहिए। अब ए एंड सी कंपेयर करते हैं। अभी मैंने समझाया कि हम यहाँ पे इकोनॉमी को इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। हमने थर्ड का आंसर सेकंड नहीं लिया है। तो फिर ये बिजनेस मैगजीन क्यों होना चाहिए? बिजनेस मैगजीन आपको पेटेंट का डेफिनेशन क्यों देगा, पेटेंट लॉस का डेफिनेशन क्यों देगा? वो तो बिजनेस की बात करेगा ना, कंपनीज की बात करेगा, ग्रोथ की बात करेगा, करंट मार्केट सिनेरियो की बात करेगा। अगर हमने सेकेंड आंसर लिया होता थर्ड का, तो शायद ये बिजनेस मैगजीन होता, बट हमने तो फर्स्ट आंसर लिया है। तो पैसेज का फोकस तो पेटेंट है, पेटेंट क्या होता है, उसके लॉज क्या हैं। तो लॉज तो लीगल मैगजीन का पार्ट होना चाहिए, राइट? सो सी इज द राइट आंसर। इट इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम अ लीगल मैगजीन इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट पैरा भी चेक करोगे तो एकदम डेफिनेशन स्टाइल में लिखा है कि पेटेंट लॉज क्या होते हैं। दो टाइप के लॉज हैं, यूएस कौन सा लॉ फॉलो करता है, बाकी वर्ल्ड कौन सा लॉ फॉलो करता है। तो ये बिजनेस मैगजीन में कैसे आएगा ना? बिजनेस मैगजीन तो करंट बिजनेस सिनेरियो का बात करेगा। एंड दैट इज वाई थर्ड का आंसर भी हमने सेकंड नहीं लिया था। सो सेकंड का आंसर सी है, अ लीगल मैगजीन। अब फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है? क्या वो कोई साइंटिस्ट है, पेटेंट्स लॉयर है, डिसग्रंटल्ड इन्वेंटर है, या फिर कोई एक्टिविस्ट है फॉर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? क्विक आंसर्स। अभी फर्स्ट को गेस करना तो बहुत सिंपल है, हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो देखो, साइंटिस्ट जो है वो इन्वेंशंस की बात करेगा, वो लॉज की बात क्यों करेगा? डी आंसर नहीं होना चाहिए। इन्वेंटर भी इन्वेंशंस की बात करेगा, अपने लॉज की बात क्यों करेगा? डिसग्रंटल्ड वर्ड भी गलत है। डिसग्रंटल्ड क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होना। इन्वेंटर क्यों परेशान होगा? उसको तो अपने पेटेंट्स का रॉयल्टी मिल रहा है ना। अगर दो इन्वेंटर हैं, एक यूएस में और एक कहीं और है, तो दोनों को रॉयल्टी मिल रहा है। तो कंपनी परेशान हो सकती है, इन्वेंटर क्यों परेशान होगा? प्लस इन्वेंटर इन्वेंशंस की बात करेगा, पेटेंट लॉस की बात नहीं करेगा। तो बी भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। जिन लोगों को ए आंसर लगा, एक्टिविस्ट का टोन बहुत स्ट्रांग होता है। एक्टिविस्ट इज somebody हु फाइट्स फॉर अ कॉज। यहाँ पे फर्स्ट पैरा तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के टोन जैसा है, डेफिनेशन बता रहा है। प्लस लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी गलत है। लिबरल का मतलब कोई चीज को लीनियंट कर देना होता है, इजी कर देना होता है। ऑथर ने ये नहीं बोला है कि सबको पेटेंट बांटना शुरू कर दो। आपने कोई इन्वेंशन किया, मैंने कोई इन्वेंशन किया, सबको पेटेंट ग्रांट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं बोला है।
उसने कहा कि कंसेंसस होना चाहिए, कितना भी डिफिकल्ट प्रोसेस हो, कैसा भी लॉज आप बनाओ, बट पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल लॉ को फॉलो करो, ऐसा वो बोल रहा है। तो लिबरल होना अलग होता है और कंसेंसस बनाना अलग होता है। सो ए भी आंसर नहीं है। लीगल मैगजीन का आर्टिकल है, पेटेंट्स के ऊपर है, तो कौन लिखेगा इसको? ऑब्वियस सी बात है, पेटेंट्स का लॉयर ही तो लिखेगा ना। तो सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। जब हमने बोला कि पैसेज का थीम पेटेंट के लॉज एंड ऑल है और लीगल मैगजीन से लिया है, तो लिखने वाला भी तो लॉयर ही होगा ना। लीगल मैगजीन में कौन लिखेगा? लीगल मैगजीन में बिजनेस पर्सन तो नहीं लिखेगा ना, या साइंटिस्ट भी नहीं लिखेगा, लॉयर ही लिखेगा। और टॉपिक ही पेटेंट्स है, तो वो पेटेंट्स का लॉयर ही होना चाहिए ऑब्वियसली। कोई फैमिली कोर्ट का लॉयर तो नहीं लिखेगा इस टॉपिक के ऊपर, या क्रिमिनल लॉयर भी नहीं लिखेगा इस टॉपिक के ऊपर। सो सी इज द राइट आंसर, ही हैज टू बी अ पेटेंट्स लॉयर। तो फर्स्ट का आंसर सी है। यू कैन सी द फाइनल आंसर्स वंस। सेकेंड का आंसर भी सी है एंड थर्ड का आंसर ए है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास, आई कैन सी अभी बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। जो आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, डिस्पाइट हमने मेन आइडिया डिस्कस कर लिया या पैसेज का सोर्स डिस्कस कर लिया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट फर्स्ट का आंसर तो सबका सही होगा। बट इसका मतलब अभी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत लैक है, बहुत प्रैक्टिस का और जरूरत है, बहुत रीडिंग करने का जरूरत है, बहुत इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो वील प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस व्हेनेवर वी हैव आवर आरसी क्लासेस. We'll give you some practice material also, some assignment sheets also to practice at home. Plus अपने खुद के लेवल पे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एडिटोरियल्स पढ़ना सब लोग स्टार्ट करो। फ्रंट पेज की बात नहीं कर रही हूँ, एडिटर वाला जो पेज होता है जिसको एडिटोरियल बोलते हैं, उसको प्लीज रीड करना स्टार्ट करो। टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स पेज के साइड में होता है वो, हिंदू में ओपिनियन करके लिखा होता है ऊपर, तो वो वाला जो पेज है जहां पे एडिटर का ओपिनियन होता है, उसको प्लीज रीड करना स्टार्ट करो। कम से कम 3 to 4 आर्टिकल्स अ डे से आपको शुरू करना चाहिए। मतलब 25-30 मिनट्स अलग से निकालो इसके लिए। एक साथ निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में एक आर्टिकल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिलेगा, कोई ब्रेक होगा, तो एक और आर्टिकल पढ़ लो, अपने फोन में पढ़ लो। आप क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेके एक आर्टिकल पढ़ लो। बट कम से कम 3 to 4 आर्टिकल्स हर डे से शुरू करो, तभी ये कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, नॉलेज बेटर होगा। तो आप ऐसे पैसेजेस को टैकल कर पाओगे। ये तो मतलब कैट लेवल से अपन बहुत दूर हैं अभी, दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक पैसेज। बट हाँ, क्वेश्चंस मैंने आपको उस तरह के दिए थे, तो इसका बहुत प्रैक्टिस हमें करना होगा। तो इस क्लास का यही असाइनमेंट है, आपको प्रैक्टिस शीट देंगे दैट यू हैव टू ऑब्वियसली सॉल्व। सेकेंडली, एडिटोरियल रीडिंग को एवरी डे स्टार्ट कर दो। 3 to 4 आर्टिकल्स अ डे फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आप कर सकते हो, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। दैट इज माई ओनली लाइक जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम द बैच, कि रीडिंग करना शुरू कर दो। अगर आप नॉवेल्स नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करो। हार्डली आपको आधा घंटा निकालना है, वो भी आप 10-10 मिनट्स के गैप में या ब्रेक में कर सकते हो। बट 3 या 4 आर्टिकल फ्रॉम द एडिटोरियल पेज ऑफ गुड न्यूज़पेपर्स, एंड बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन भी फ्रीली अवेलेबल हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। बट प्लीज कंपल्सरीली स्टार्ट रीडिंग। बाकी whenever we have the next session, we'll discuss more question types, more details of passages and more nuances of reading comprehension. तो आज क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड देन वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन देन।